दोस्तों, कौन जानता था कि जापान के छोटे से गांव शिजुआका में पैदा होने वाले एक लोहार के बेटे का नाम आज हमारी हर छोटी बड़ी गाड़ी के पीछे लिखा होगा। कौन जानता था कि एक वर्कशॉप पर सफाई करने वाला 16 साल का बच्चा करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा। दोस्तों, कौन जानता था कि एक गरीब बाप का बेटा अमेरिका की ट्रायम्फ और हार्ली डेविडसन को शिकस्त देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोइचिरो होंडा की। सोइचिरो होंडा जापान के एक छोटे से गांव शिजुआका में पैदा हुआ। उसके वालिद एक लोहार थे और उसकी माँ बुनाई का काम करती थी। वो बचपन से ही एक जुस्तजू रखने वाला शख्स था। वो नई चीजें बनाने, टूल्स और मशीनों की बनावट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था और गाड़ियों के बारे में सोचता रहता था कि ये कैसे काम करती हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसे स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने वालिद के साथ साइकिल की दुकान पर काम करने लगा। दोस्तों, इसी दौरान एक दिन उसने एक इश्तिहार देखा जिस पर लिखा था कि टोक्यो में आर्ट शुकाई कंपनी के लिए कुछ मैकेनिक्स की ज़रूरत है। यही मौका सोइचिरो को गाड़ियों के बारे में मज़ीद जानने और उनके बारे में अपने इल्म को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन था। बस फिर क्या था, इसी भरोसे के साथ उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लिया और 16 साल की उम्र में अपना गांव छोड़कर टोक्यो चला गया। सोइचिरो होंडा टोक्यो पहुंच गया, लेकिन कुछ भी उसकी तवक्को के मुताबिक नहीं था। क्योंकि वो बहुत छोटा था, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिली। उसके पास ऑफिस बॉय के तौर पर काम करने का वाहिद ऑप्शन था। ये पेशकश बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उस पेशकश को कबूल किया और अपने गांव नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि वो बतौर इंटर्न सीखेगा। ऑफिस बॉय के तौर पर काम करना खासा मुश्किल था, क्योंकि उसे इस काम का मुआवजा नहीं दिया जाता था और उससे मुख्तलिफ छोटे काम करने को भी कहा जाता था। फिर भी इन तमाम बुराइयों और छोटी छोटी चीज़ों के बावजूद सोइचिरो होंडा ने सिर्फ मोटर मशीनों के बारे में इल्म और महारत को सीखने और बेहतर बनाने पर तवज्जो दी, और इस रवैये ने उसे अच्छा बदला दिया। उसके इल्म में दोस्तों इतना इजाफा हुआ कि उसने दूसरे सीनियर मैकेनिक्स की मदद शुरू कर दी और बड़े मुलाजिमीन को उनके काम में मदद करना शुरू कर दी। उसने दूसरों को उनके काम करने के लिए नए और आसान तरीके बताना शुरू किए। सोइचिरो होंडा के हुनर और काबिलियत को हर कोई समझना शुरू हो गया, हत्ता कि उसकी कंपनी के मालिक को भी सोइचिरो की काबिलियत समझ आ गई। इसलिए उसने सोइचिरो को कारोबार से मुतालिक चीज़ें भी सिखाना शुरू कर दी। सोइचिरो ने उसे बहुत अच्छी तरह सीखा और आहिस्ता आहिस्ता वो कारोबार में भी अच्छा हो गया। कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को ब्रांच मैनेजर बना दिया। 22 साल की उम्र में सोइचिरो होंडा आर्ट शुकाई का मैनेजर बन गया। इस सब के बाद सोइचिरो होंडा बड़ा सोचने लगा, इसलिए उसने रिंग पिस्टन बनाने और रिंग पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला किया। लेकिन कंपनी को यह आइडिया पसंद नहीं आया, इसलिए अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने दोबारा अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला लिया। उसने अपने विजन को हासिल करने के लिए कंपनी से ब्रांच मैनेजर का ओहदा भी छोड़ दिया। दोस्तों, अब रिंग पिस्टन बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को जानने की ज़रूरत थी, इसलिए उसने दोबारा इन चीज़ों के बारे में सीखना शुरू किया। रात को वो रिंग पिस्टन के बारे में सीखता था, सुबह के वक्त वो मुख्तलिफ मवाद से रिंग पिस्टन बनाता था। वो इसे बाकायदगी से करता था और वो इसे उस वक्त तक करता रहा जब तक कि बेहतरीन मेयार की रिंग पिस्टन तैयार नहीं हुई। रिंग पिस्टन बनाने में कामयाबी के बाद उसने वो टोयोटा जैसी कंपनी को बेचना शुरू कर दी। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, वो कामयाब हो गया था। लेकिन जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। जब दूसरे मुल्कों के जंगी तैयारे जापान पर बम फेंक रहे थे, उन बमों ने न सिर्फ जापान में तबाही मचाई, बल्कि उसकी कंपनी और उसकी सरमायाकारी भी तबाह कर दी। सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, एटम बम ज़ाहिरी चीज़ों को तो तबाह कर सकता है, लेकिन ये सोइचिरो होंडा के यकीन और अज़्म को तबाह नहीं कर सकता था। दोस्तों, अपनी पूरी ताकत और यकीन के साथ होंडा ने दोबारा अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दी।
اس نے دوبارہ کام شروع کیا اور اپنی کمپنی بنائی جس کو اس نے ہونڈا موٹرز کا نام دیا۔ اس بار اس نے اس خواہش اور خواب کے لیے کام کرنا شروع کیا جو اس نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی شروع کی، اس لیے اس نے موٹر سائیکلیں بنانا شروع کر دی۔ شروع میں اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ جب اس نے موٹر سائیکل بنائی تو یہ ایک انجن کے ساتھ جڑی ایک سائیکل کے سوا کچھ نہیں تھی۔ جنگ کے بعد جب معیشت بالکل تباہ ہو چکی تھی اور غربت آ گئی تھی تو لوگوں نے اس سستی موٹر سائیکل کو پسند کیا۔ اس نے وہ موٹر سائیکل بیچنا شروع کر دی اور اسے منافع ہونے لگا۔ دوستو، پھر وہ وقت بھی آیا جب سوچیرو کی موٹر سائیکلوں نے موٹر سائیکل ریس جیتنا شروع کر دی۔ اس کی موٹر بائکس پوری دنیا میں بہت کامیاب ہوئی اور وہ سب سے بڑا موٹر سائیکل بنانے والا بن گیا۔ اس کی کامیابی وہی نہیں رکی، اس نے 4 پہیوں والی گاڑی بھی بنانے کا سوچا۔ اس وقت محکمہ تجارت کو یہ خیال پسند نہیں آیا کیونکہ محکمہ کے مطابق مارکیٹ کار سازی اور مینوفیکچرنگ کے کاروبار سے بھری ہوئی تھی اور وہ سب کامیاب تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ سوچیرو ہونڈا کے سٹارٹ اپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن ہونڈا نے ان کی بات نہیں سنی اور ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے دل اور دماغ کی بات سنی اور اس کی طرف کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، ہونڈا نے اس وقت ایسا مضبوط ماڈل بنایا جسے سب نے پسند کیا اور یہاں تک کہ ڈپارٹمنٹ نے اسے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس طرح اس نے سب کو غلط ثابت کیا اور بازار میں بھی اپنی جگہ بنا لی۔ دوستو، ہونڈا میں کچھ منفرد خصوصیات ہیں جو عام طور پر لوگوں میں نہیں ہوتی اور یہی خوبی اس کی اور اس کی کمپنی کی کامیابی کی وجہ تھی۔ ان کی موٹر بائکس کمپنی 1959 سے اب تک دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ ان کی کمپنی کی موٹر بائکس نے اب بھی موٹر بائکس کی بہت سی ریسیں جیتی جو ہونڈا کا خواب بھی تھا۔ کاروں اور بائک کے علاوہ ہونڈا سمندری انجن، واٹر کرافٹ، جنریٹر، باغیچے کا سامان اور یہاں تک کہ ایروسپیس کے پرزے بھی تیار کرتا ہے۔ دوستو، ہونڈا کمپنی کی کامیابی براہ راست یا بالواسطہ سوچیرو اور اس کی خوبیوں پر جاتی ہے۔